हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप जेई मेन और नीट के प्रिपरेशन कर रहे हो और इस बार का एग्जामिनी भी हो और आप पी ब्लॉक को लेकर काफी फ्रस्ट्रेट हो और आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो सबका सॉल्यूशन इस वीडियो में है। इस वीडियो में आपको पी ब्लॉक के ग्रुप 13 बताने जा रहा हूं और इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रुप पी ब्लॉक ग्रुप 13 के ऑल क्वेश्चन को बना सकते हो और आपको कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। इत्मीनान से देखो इस वीडियो को कंप्लीट, आपके सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। पी ब्लॉक जो पहले पी ब्लॉक में जो रहता था जेई मेन और नीट में, उसमें पूरा रिएक्शन से लेकर सब कुछ पढ़ना रहता था। आज का सिलेबस को कर्टेल करने के बाद पी ब्लॉक के रिएक्शन वाला पार्ट हट गया है, इसलिए जो प्रॉपर्टीज वाला जो कॉन्सेप्चुअल चीज है उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। इनफैक्ट पी ब्लॉक पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है अब जेई मेन और नीट एग्जाम के लिए, क्योंकि रिएक्शंस वाला जो सेक्शन था, जो बच्चों को ज्यादा बोरिंग लगता था, उसको आउट कर दिया, डिलीट कर दिया है। अब ओनली कंसेप्चुअल है, मीन जिसको भी केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको पी ब्लॉक समझने में दिक्कत नहीं है और उसको याद रखना बेहद आसान है। शुरू करते हैं। पी ब्लॉक का हमारा एक ग्रुप 13 डिस्कस करने जा रहा हूं। ग्रुप 13 में पहला मेंबर हमारा बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। इस पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को याद रखने का तरीका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं। बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस ग्रुप 13 में जो बोरॉन है वो टिपिकल नॉन मेटल है। बोरॉन हमारा टिपिकल नॉन मेटल है। टिपिकल नॉन मेटल का मतलब एग्जैक्टली नॉन मेटल है। नॉन मेटल के इसके पास पूरा कैरेक्टर है। एल्युमिनियम हमारा मेटल होता है, बहुत रिनाउंड मेटल है हमारा, लेकिन एल्युमिनियम का बहुत सारा प्रॉपर्टीज बोरॉन जैसा होता है। एल्युमिनियम याद रखना इस चीज को आप सब, एल्युमिनियम मेटल होता है, लेकिन मेटल होने के बावजूद इसके पास बहुत सारे कैरेक्टर बोरॉन जैसा है। यही वजह है कि एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोट्रिक होता है, मींस एसिडिक बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। जबकि बोरॉन हमारा नॉन मेटल है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, इसका ऑक्साइड ओनली एसिडिक होता है। बट बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक और बेसिक दोनों होता है, एम्फोट्रिक होता है, क्योंकि बोरॉन तो हमारा प्योर नॉन मेटल है और इसलिए इसका ऑक्साइड एसिडिक होता है। लेकिन एल्युमिनियम हमारा मेटल होने के बावजूद इसके अंदर बोरॉन के कई सारे कैरेक्टर रहते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ कुछ नॉन मेटल का कैरेक्टर दिया जाता है और इसका ऑक्साइड एम्फोटिक हो जाता है, एसिडिक और बेसिक दोनों हो जाता है। लेकिन ये तीनों जो हमारे हैं ये हमारे मेटल कैटेगरी में काउंट होते हैं। तीनों की तीनों हमारा इनको मेटल हम लोग बोलते हैं। गैलियम, इंडियम, थैलियम इनको मेटल हम लोग मानते हैं, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट यह हुआ कि ग्रुप 13 का बोरॉन टिपिकल नॉन मेटल, एल्युमिनियम मेटल विथ सम कैरेक्टर ऑफ बोरॉन, एंड गैलियम, इंडियम, थैलियम को मेटल के तौर पे काउंट करते हैं। हालांकि गैलियम और इंडियम के अंदर मेटलॉइड का कैरेक्टर भी होता है, लेकिन ऐसे हम लोग मेटल इनको मानते हैं, राइट। अब इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है यहां पे इस ग्रुप 13 में वो यह है इन सबका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि जितने भी ग्रुप 13 एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज है सबके सभी प्रॉपर्टीज से ही कंट्रोल होता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं पहले। बोरॉन का होता है 2s2 2p1, मींस क्योंकि ग्रुप 13 के जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3। ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, मींस आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। बोरॉन का हुआ 2s2 2p1, एल्युमिनियम का होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1, हमारा गैलियम का 4s2 4p1, लेकिन चूंकि 4p से पहले 3d भरा रहता है इसलिए 3d इसका लिख देते हैं। इंडियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p1, 5p से पहले 4d भरा रहता है तो 4d 10 यहां लिख दिया मैं। और थैलियम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p1, क्योंकि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आउटर मोस्ट ns2 np1। 6p से पहले 5d भरता है इसलिए 5d 10 में लिख दिया, और 5d से पहले 4f भरेगा क्योंकि 4f का n प्लस एल का जो वैल्यू है 5d से कम होता है, इसलिए 5d से पहले 4f फिल होता है, तो 4f में 14 इलेक्ट्रॉन है, इसको मैं शो कर दिया। तो इस तरीका से ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं इनका बिना एटॉमिक नंबर मेमोराइज किए आप इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को राइट कर सकते हो देख करके। जैसे बोरॉन का तो याद रहेगा 2s2 2p1, एल्युमिनियम का 3s2 3p1 हो जाएगा, गैलियम का 4s2 4p1 हो जाएगा, इंडियम का 5s2 5p1 हो जाएगा, थैलियम का 6s2 6p1 हो जाएगा। यहाँ पे 4p से पहले 3d फुल होता है, 3d लिख दिया मैं। 5p से पहले
4d फुल होगा क्योंकि 4d की एनर्जी 5p से कम होता है। यहाँ पे 6p से पहले 5d फील होगा क्योंकि 5d ऑर्बिटल की एनर्जी 6p से कम होता है, और 5d से पहले 4f फील होगा क्योंकि 4f का एनर्जी 5d से भी कम होता है। तो इस तरीका से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन राइट कर दिए। ओके, अब अगला यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह है कि हमारे गैलियम जो देख रहे हैं, गैलियम के पास फुलफिल डी ऑर्बिटल है, इंडियम के पास भी डी ऑर्बिटल है, और थैलियम के पास डी के साथ साथ एफ ऑर्बिटल फुलफिल है। एक इफेक्ट होता है पी ब्लॉक के केस में, पी ब्लॉक के केस में, उसका नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट केमिकल बॉन्डिंग का और पीरियोडिक टेबल का जो हमारा वीडियो है उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट को मैं डिटेल में पढ़ाया हूं, इसलिए यहां उसको डिस्कस मैं नहीं करूंगा। यहां मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट जो हमारा होता है वो अलग अलग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का अलग अलग होता है। सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन का, उससे कम पी सबसेल के, उससे कम डी का, उससे कम एफ का। इसलिए मैं सभी सबसेल के इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट एक जैसा नहीं होता है। एस का सबसे ज्यादा, उससे कम पी का, उससे कम डी का, सबसे कम एफ का होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में डिटेल में जानना है तो पीटी का आप वीडियो देख सकते हो मेरे, उसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट को बहुत डिटेल में मैं पढ़ाया हूं, कैसे कैलकुलेट होता है और क्या होता है, कैसे सब कुछ। अभी इतना ही। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है और एफ का सबसे कम होता है, लेकिन एस और पी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्क्रीनिंग इफेक्ट को एक लेवल का हम लोग मानते हैं, एंड डी और एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट एक लेवल का मानते हैं। तो किसी एलिमेंट के पास अगर डी और एफ में इलेक्ट्रॉन होगा तो उस एलिमेंट के पास स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू जितना होना चाहिए उससे कम होगा, एक्सपेक्टेशन से कम उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, क्योंकि डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट एस और पी से कम होता है। इसलिए किसी भी एलिमेंट के पास अगर डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल फुलफिल है तो उस एलिमेंट का स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से लो होगा। यही वजह होता है कि हमारे पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम हम लाते हैं तो डी और एफ में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ने लगता है। देख लो, फर्स्ट और सेकंड मेंबर में तो डी का इलेक्ट्रॉन नहीं है, बट गैलियम के पास डी आ गया, इंडियम के पास भी डी आ गया, थैलियम के पास डी के साथ साथ एफ भी आ गया। तो पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम जब हम बढ़ते हैं तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो वैल्यू होता है वो एक्सपेक्टेशन से कम होने लगता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग जेड इफेक्टिव से रिप्रेजेंट करते हैं, यह इक्वल होता है जेड माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, यह हुआ स्क्रीनिंग इफेक्ट, यह हुआ न्यूक्लियर चार्ज। मींस अगर किसी एटम के अंदर स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज उसका भले ज्यादा रहेगा बट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं वन न्यूक्लियर चार्ज जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है। यह जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की जो वैल्यू है वो तुम्हारा कम हो जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू कम हो जाएगा। तो होता यह है कि जैसे जैसे हमारे एलिमेंट के पास डी और एफ का इलेक्ट्रॉन बढ़ता है वैसे वैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से कम होने लगता है। जब इस स्क्रीनिंग इफेक्ट एक्सपेक्टेशन से कम होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपेक्टेशन से क्या होगा, बढ़ जाता है। इसलिए पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप में टॉप से बॉटम आने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंक्रीज होता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा इंक्रीज होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे उतना ज्यादा न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उसकी वजह से होता क्या है कि जैसे जैसे ऊपर से हम नीचे आते हैं वैसे वैसे आउटर मोस्ट सेल के एस इलेक्ट्रॉन्स का, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे हम लोग आउटर मोस्ट सेल के एस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने लगता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा आउटर मोस्ट सेल के एस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा होगा। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने का चांस उतना ही कम होगा। जब किसी एटम का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा
तो उस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का टेंडेंसी कम होने लगता है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, यह इनर्ट पेयर इफेक्ट पूरे पी ब्लॉक में होता है। पी ब्लॉक के हर ग्रुप में 13 में जैसे हो रहा है 14, 15 सब में होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट है मींस इनर्ट पेयर इफेक्ट को एक्सप्लेन किया जाए तो रिलक्टेंसी ऑफ आउटर मोस्ट सेल एस इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स केमिकल बॉन्डिंग ड्यू टू हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का इफेक्ट किसी भी ग्रुप में जब हम लोग टॉप से बॉटम आते हैं, पी ब्लॉक का ये इफेक्ट है। पी ब्लॉक के किसी भी ग्रुप में जब हम लोग टॉप से बॉटम आते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट का इफेक्ट बढ़ता है, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे डी और एफ में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है। डी और एफ में इलेक्ट्रॉन्स जितना ज्यादा बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से उतना ही ज्यादा होगा, और इफेक्टिव चार्ज ज्यादा होगा तो आउटर मोस्ट सेल के एस इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उस इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का टेंडेंसी कम होता जाएगा और उनका इनर्टनेस बढ़ता जाएगा। इसी को हम बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो याद रखना है, इनर्ट पेयर इफेक्ट का इफेक्ट किसी भी पी ब्लॉक में टॉप से बॉटम इंक्रीज होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट increases from top to bottom, राइट। इस इफेक्ट का आगे इफेक्ट दिखेगा आपको ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो मैं तुरंत डिस्कस करने वाला हूं। अब इस इनर्ट पेयर इफेक्ट का अगला इफेक्ट यह है, यह हमारा एटॉमिक रेडियस। आप खुद देखो, आप सब एटॉमिक रेडियस पे बहुत क्वेश्चन आता है। ग्रुप 13 के एटॉमिक रेडियस में बहुत वेरिएशन होता है। ग्रुप 13 एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन एनर्जी पे ही क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। आप देखो एटॉमिक रेडियस रूल के मुताबिक कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, यहां भी बढ़ना चाहिए। तो हम लोग बोरॉन से एल्यूमिनियम का आ रहे हैं, साइज इंक्रीज हो रहा है, ओके है। लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम का आ रहे हैं, साइज डिक्रीज हो जा रहा है। इसके साइज के डिक्रीमेंट के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो रिस्पॉन्सिबल है गैलियम के पास फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल का होना। गैलियम के पास फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से गैलियम के स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से कम हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए साइज एक्सेप्शनली क्या होगा, कम हो जाएगा। यही वजह है कि हमारे गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से भी क्या होता है, छोटा हो जाता है, राइट। फिर हम लोग गैलियम से इंडियम के पास आते हैं, फिर साइज इंक्रीज होता है क्योंकि ग्रुप ट्रेंड फॉलो होता है। दोनों के पास डी ऑर्बिटल डी इलेक्ट्रॉन है, गैलियम के पास भी है और इंडियम के पास भी है, इसलिए डी ऑर्बिटल को ऐसा इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब हम लोग इंडियम से थैलियम के पास आ रहे हो, साइज फिर इंक्रीज हो रहा है, बट इंक्रीमेंट वेरी स्मॉल है। आप देख लो, आप सब ओनली 3 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है, यह बहुत स्मॉल इंक्रीमेंट है। ऐसा क्यों हुआ? जो साइज में इंक्रीमेंट हुआ एक्सपेक्टेशन से कम क्यों हुआ? तो उसके पीछे रीजन यह है कि थैलियम के पास फुलफिल्ड एफ ऑर्बिटल है, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू और ज्यादा कम हो जाता है एक्सपेक्टेशन से। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू यहां पे एक्सपेक्टेशन से और बढ़ जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ही रिस्पॉन्सिबल है साइज के लिए। जेड माइनस सिग्मा, ये जितना ही ज्यादा होगा साइज उतना ही छोटा होगा, और इस तरीका से साइज में जो इंक्रीमेंट होता है स्मॉल इंक्रीमेंट होता है जब हम लोग इंडियम से थैलियम के पास आते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा कि ऐसे तो ऊपर से नीचे बढ़ता है, केवल एक्सेप्शनली गैलियम का साइज एल्यूमिनियम से छोटा होता है। माइंड इट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। J24 में मींस लास्ट ईयर में 5 सेट में क्वेश्चन था साइज वाला, इसलिए इसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है आयनिक रेडियस, यहां पे M+3 आयन का रेडियस। सबसे पहली बात, हमारा बोरॉन तो +3 फॉर्म करता नहीं, लेकिन फिर भी उसका इफेक्टिव साइज अगर देखने की बात किया जाए तो M+3 आयन का जो साइज होता है उसमें कोई इरेगुलरिटीज नहीं रहता है, एकदम कंटिन्यूअसली ऊपर से नीचे इंक्रीज हो रहा है।
ऐसा क्यों जी? तो होता क्या है कि जब हमारे ग्रुप 13 एलिमेंट 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट कौन बचेगा है? डी वाला बचेगा इसमें, इसलिए आउटर मोस्ट सेल ही आउट हो गया। इसलिए हमारे जो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट जो हो रहा था, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था, कम हो जा रहा, बढ़ जा रहा था, वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा। +3 आयन जब हो जाता है, आउटर मोस्ट सेल का तीनों इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल जाता है, तो फिर इफेक्ट नहीं होता है किसका? इस डी और एफ के इलेक्ट्रॉन का, और साइज कंटिन्यूअसली यहां पे इंक्रीज होता है। आप देख लो ऊपर से जो साइज इंक्रीज होता है, याद रखना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भी पिछले साल आया था कि M3+ का रेडियस, तो उसमें क्लियर है एकदम, ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। दूसरा रेडियस M+ मींस मोनोवेलेंट कैटायन रेडियस, तो हमारा बोरॉन और एल्युमिनियम ये मोनोवेलेंट फॉर्म ही नहीं करता है, इसलिए इसका रेडियस उस तरह से अवेलेबल नहीं है, ये उस तरह फॉर्म नहीं करता है। इसलिए बाद में इन लोग का है ये हमारा, इसमें गैलियम का 120, इसका 140 150 मींस आयनिक रेडियस में अगर एग्जाम में आएगा तो सिंपल है, आयनिक रेडियस में कोई एक्सेप्शन नहीं है। टॉप टू बॉटम ग्रुप ट्रेंड के अकॉर्डिंग आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है, बट कोवेलेंट रेडियस में एक्सेप्शन है गैलियम। गैलियम का साइज हमारे एल्यूमिनियम से छोटा होता है, राइट। अब इसके बाद अगला पॉइंट है हमारा, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का डिस्कशन। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में तुम सबको पता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, ये हमारा ग्रुप ट्रेंड है। आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप ट्रेंड होता है डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस। रीजन क्लियर है, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजियर हो जाता है। डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन डिक्रीज होता है, एक ट्रेंड है, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन है, देख लो। बोरॉन से कम एल्युमिनियम का होता है, करेक्ट है, डाउन द ग्रुप घट रहा है, बट एल्युमिनियम से ज्यादा हो जाता है गैलियम का, ये इंक्रीज हो गया। ऐसा क्यों? तो सिंपल सा रीजन है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, मींस गैलियम के पास फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल रहता है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाता है, और फिर हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ जाता है। फिर गैलियम जब इंडियम के पास आते हैं हम लोग, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीमेंट नहीं होता है उस तरह से, क्योंकि दोनों के पास डी ऑर्बिटल रहता है, इसलिए यह ग्रुप ट्रेंड फॉलो करता है, मींस आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या घट गया। थैलियम के पास जब हम लाते हैं तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ गया, क्यों? क्योंकि थैलियम के पास फुलफिल्ड एफ ऑर्बिटल रहता है, जिसकी वजह से जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट का वैल्यू डी से भी कम होता है, और फुलफिल्ड एफ ऑर्बिटल की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का वैल्यू एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाता है, और फिर आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू भी एक्सपेक्टेशन से बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको याद रखना है, एक डायरेक्ट हमेशा याद रखना आप सब। आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड सबसे ज्यादा बोरॉन का होगा, बोरॉन से कम हमारा थैलियम का होता है, देख लो आप सब। थैलियम कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, थैलियम से कम हमारा किसका होगा? थैलियम से कम हमारा गैलियम का, इसका होगा, गैलियम का होगा 579। गैलियम से कम किसका होगा? एल्युमिनियम का होगा 577, और सबसे कम किसका होगा? इंडियम का होगा 558। तो ध्यान रखना, ये एग्जाम में आते रहता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। इसके बाद अगला पॉइंट जो हमारा है वो है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। आप सबसे पहले आप सबको याद होना चाहिए कि मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर हमारा होता है पी ब्लॉक का, वो पी ब्लॉक में ग्रुप 13 ग्रुप 14 का, वो डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम हमारा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। ग्रुप 13 ग्रुप 14 का ये ट्रेंड में रहता है, और 15 से लेकर उसके आगे वाले का जस्ट उल्टा होता है, जो आगे बताऊंगा। अभी इतना ग्रुप 13 का मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड हमारा होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। ट्रेंड याद होना चाहिए, एस ब्लॉक का भी रहता है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 जो हमारे मेटल्स हैं, उनका बॉयल मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। यही वजह है कि सीजीएम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत बहुत कम होता है, 29 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन हमारे इस ग्रुप 13 के मेल्टिंग पॉइंट में बहुत वेरिएशन है। बोरॉन से एल्युमिनियम पास हम आ रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम लोग एल्युमिनियम से गैलियम को आ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जा रहा है। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो होता है, लोएस्ट।
ग्रुप 13 में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट हमारे गैलियम का होता है 303 मींस 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट इसका। फिर इससे ज्यादा हमारा इंडियम का होता है, उससे ज्यादा फिर थैलियम का होता है। मींस मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर तुम्हारे एग्जाम में पूछने वाला बहुत हॉट टॉपिक है, रेगुलरली आता है। बोरॉन मींस गैलियम का लिस्ट होता है, फिर पहले बोरॉन से गैलियम तक डिक्रीज होता है और फिर गैलियम से थैलियम तक डिक्रीज होता है। मींस लिस्ट होगा गैलियम का। मींस सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट होगा गैलियम का, गैलियम से ज्यादा इंडियम का, इंडियम से ज्यादा थैलियम का, थैलियम से ज्यादा एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम से ज्यादा बोरॉन का। दिस इज द ऑर्डर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, इसको आप याद रखना। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट फेयरली डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है। जो हमारा ट्रेंड होता है ग्रुप उसको फॉलो करता है। बॉइलिंग पॉइंट में कोई रेगुलेटरीज नहीं रहता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, आप याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन आता है। डेंसिटी, पी ब्लॉक का डेंसिटी डाउन द ग्रुप कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता है, यहां भी इंक्रीज हो रहा है। डेंसिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है, डेंसिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, राइट। अब यहां हमारे गैलियम के पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है गैलियम के पास, तो यह है कि गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट होता है आपका 30 डिग्री सेंटीग्रेड और गैलियम का बॉइलिंग पॉइंट होता है 2400 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां केल्विन में लिखा हुआ है तो उतना अच्छा फील नहीं आएगा, लेकिन डिग्री सेल्सियस में आप अच्छे से समझ पाओगे। 30 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होगा, हमारे बॉडी टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मीन्स अपने पाम पे अगर आप लोगे गैलियम को तो क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, पिघल जाएगा। गैलियम आपके हाथ पे पिघल जाएगा क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है गैलियम का। लेकिन इसका बॉइलिंग पॉइंट वेरी वेरी हाई है। बॉइलिंग पॉइंट 2400 डिग्री सेंटीग्रेड है। इमेजिन कर सकते हो गैलियम के मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में इतना बड़ा डिफरेंस की वजह से गैलियम इज मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर हाई टेम्परेचर थर्मामीटर। मींस हाई टेम्परेचर मेजर करने वाले थर्मामीटर के लिए गैलियम हमारा मोस्ट सुटेबल है, क्योंकि थर्मामीटर में हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो लिक्विड के फॉर्म में बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक रहे। जैसे हम लोग जो थर्मामीटर यूज करते हैं बॉडी, ह्यूमन बॉडी के लिए, जो हमारा मर्क्यूरी वाला है, तो मर्क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि मर्क्यूरी हमारा रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में रहता है और बहुत देर तक रहता है। लेकिन मर्क्यूरी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। टेम्परेचर जैसे थोड़ा हाई होगा, मर्क्यूरी आपका वेपराइज हो गए, वेपर बन जाएगा, फिर आपको नहीं पता चलेगा कहां तक इंडिकेटर गया, मींस कहां टेम्परेचर बढ़ा, आप मेजर नहीं कर सकते हो। आप उसी लिक्विड को ले सकते हो थर्मोमीटर के तौर पे जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई हो और उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो। हमारे गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट लो रहता है। यहां पे गैलियम है, अभी गैलियम सॉलिड है। जैसे ही इसको हम लोग हीट करते हैं, हीटिंग करते हैं, हीटिंग मेल्ट होकर लिक्विड बन गया। अब ये लिक्विड बन गया। ये किस टेम्परेचर लिक्विड बना, मेल्टिंग पॉइंट इसका है 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। इतना ही लिक्विड हो गया। लिक्विड कब तक रहेगा, 2400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक लिक्विड ही रहेगा। इसलिए हमारा गैलियम मोस्ट सुटेबल मटेरियल है थर्मामीटर के लिए, क्योंकि थर्मामीटर में हमें एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो लिक्विड के फॉर्म में बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक रहे। हमारा गैलियम 24 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक लिक्विड ही रहेगा। उसके बाद टेम्परेचर जब बढ़ाओगे तब वो वेपर में कन्वर्ट होगा। सो हाई टेम्परेचर थर्मामीटर के बनाने में हम लोग मर्क्यूरी के जगह पे गैलियम का इस्तेमाल करते हैं। गैलियम का एक और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, वो यह है कि लिक्विड गैलियम का जो वॉल्यूम होता है वो सॉलिड गैलियम से कम होता है। मींस अगर आप यहां पे गैलियम है, आपका गैलियम लिक्विड है, इसको अगर कूल करोगे तो सॉलिड बनेगा। यह हमारा लिक्विड गैलियम है, कूल करोगे तो सॉलिड बनेगा। यह हमारा लिक्विड गैलियम है, इसको कूलिंग करोगे तो सॉलिडिफाई होगा, कूलिंग करोगे फूल जाएगा और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड गैलियम का वॉल्यूम लिक्विड गैलियम के वॉल्यूम से क्या होता है, ज्यादा होता है। एक गैलियम के पास बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। यह प्रॉपर्टी गैलियम के अलावा बिस्मथ और जर्मेनियम भी शो करता है। यह बहुत स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है हमारे गैलियम का, राइट। उसके बाद
इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और ये भी है कि हमारे जितने भी ग्रुप 13 के एलिमेंट्स हैं उसमें बोरॉन जो हमारा है वो रेयर एलिमेंट है। बोरॉन हमारा रेयर एलिमेंट है। एल्युमिनियम तो हमारा मोस्ट अबंडेंट मेटल है, मींस एल्युमिनियम मोस्ट अबंडेंट मेटल है, मींस अर्थ क्रस्ट में सब मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कोई मेटल है तो कौन है? हमारा एल्युमिनियम है। और मोस्ट अबंडेंट थर्ड एलिमेंट है। एक नंबर पे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन है, 2 नंबर में सिलिकॉन है, 3 नंबर में एल्युमिनियम होता है। येलो रेयर मेटल होता है, येलो भी रेयर एलिमेंट्स, इनका भी अवेयरनेस बहुत कम रहता है। अब इनके बाद जो हमारा है ग्रुप 13 एलिमेंट्स की ऑक्साइड भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी कई सारे क्वेश्चन एग्जाम। हमारे ग्रुप 13 एलिमेंट्स ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके ऑक्साइड फॉर्म करता है, सभी एलिमेंट करता है, बोरॉन से लेकर के थैलियम तक। लेकिन इस ऑक्साइड के बारे में एक बात मैं बताना चाहूंगा। ये जो ऑक्साइड है इसमें 2 एलिमेंट जो हमारे, जैसे बोरॉन की बात करते हैं, बोरॉन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फॉर्म करता है B2O3। यहां पे 2 बोरॉन 3 ऑक्सीजन से कंबाइंड किया हुआ है, 2 बोरॉन 3 ऑक्सीजन से कंबाइंड किया हुआ है, तो 1 बोरॉन कितना से करेगा? 3/2 ऑक्सीजन से। मतलब आप हम लोग इस कंपाउंड को लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं BO1.5। 2 बोरॉन 3 ऑक्सीजन से कंबाइंड किया हुआ है, तो 1 बोरॉन कितना से किया हुआ है? 1.5 से किया हुआ है। इसलिए इस तरह के ऑक्साइड को बोलते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सेस्क्यू ऑक्साइड। सेस्क्यू का मतलब होता है सेस्क्यू का मतलब होता है 1.5, 1.5। जैसे कोई एलिमेंट, जैसे हमारा कोई एलिमेंट इस तरह का ऑक्साइड फॉर्म करे, इसको बोलेंगे मोनो ऑक्साइड। 1 एलिमेंट ऑन ऑक्सीजन से कंबाइंड किया हुआ है। अगर इस तरह कोई ऑक्साइड फॉर्म करे तो बोलेंगे डाई ऑक्साइड। 1 एलिमेंट 2 ऑक्सीजन से कंबाइंड किया हुआ है, EO3 से अगर यह ऑक्साइड फॉर्म करता है तो बोलेंगे ट्राई ऑक्साइड। उसी तरीका से जब कोई एलिमेंट 1.5 में 1.5 से अगर ऑक्सीजन से कंबाइंड करता है तो उस ऑक्साइड को बोलते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड। मींस ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो ऑक्साइड फॉर्म करता है उसको कहा जाता है सेस्क्यू। बहुत अलर्ट होकर बोलना तुम लोग, अगर कोई और वर्ड बोल देगा, सेस्क्यू ऑक्साइड, राइट। सेस्क्यू का मतलब 1.5, 1.5, इसे भी फॉर्म करता है। अब एल्युमिनियम भी करता है हमारा, और गैलियम भी करता है, इंडियम भी करता है, थैलियम करता है, सबके सब फॉर्म करते हैं। अब इनके ऑक्साइड का नेचर क्या होगा? नेचर ऑक्साइड B2O3, Al2O3, गैलियम 2O3, यह बोरॉन का जो ऑक्साइड होता है एसिडिक होता है क्योंकि नॉन मेटल है। एल्युमिनियम का ऑक्साइड और गैलियम का ऑक्साइड एम्फोट्रिक होता है। एम्फोट्रिक का मतलब बोथ एसिडिक एंड बेसिक, बोथ एसिडिक एंड बेसिक, यह दोनों हमारा बेसिक होता है, राइट। इसके अलावा ग्रुप 13 एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो नाइट्रोजन गैस से रिएक्शन करके भी नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। ये नाइट्राइड, लेकिन ये हीट करने पे तो हाई टेम्परेचर पे फॉर्म होता है। हाई टेम्परेचर पे नाइट्राइड फॉर्म होता है। नाइट्राइड जैसे बोरॉन हमारा नाइट्रोजन गैस से रिएक्शन करता है हाई टेम्परेचर पे, और बोरॉन नाइट्राइड फॉर्म करता है। बोरॉन का वैलेंसी भी 3 होता है, ग्रुप 13 का मेंबर है, और नाइट्रोजन का वैलेंसी भी 3 होता है, इसलिए 1 बोरॉन 1 नाइट्रोजन से कंबाइंड कर लिया, इसको बोलते हैं बोरॉन नाइट्राइड। बोरॉन नाइट्राइड। उसी तरीका से एल्युमिनियम भी
नाइट्रोजन गैस से कंबाइन करके हाई टेम्परेचर पे एल्युमिनियम नाइट्राइड फॉर्म करता है। मीन्स जितने भी हमारे ग्रुप 13 एलिमेंट्स हैं वो सेस्की ऑक्साइड ही फॉर्म करते हैं ऑक्सीजन से कंबाइन करके, और एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन गैस से भी हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करके नाइट्राइड फॉर्म करते हैं। ओके, अब अगला पॉइंट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 के जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं तो इनका आउट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 3d10, 5s2 5p1, 4d10, 6s2 6p1, 5d10, 4f14। अभी मैं बताया था इनर्ट पेयर इफेक्ट तुम लोग को। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऊपर से नीचे जैसे हम लाते हैं वैसे वैसे आउटर मोस्ट एज सेल के इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का टेंडेंसी कम होने लगता है, जिसकी वजह से एक तो इनका पहली बात तो यह है कि इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, इसलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इनका क्या होगा, +3 होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। ऊपर से जो नीचे हम आते हैं तो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से आउटर मोस्ट सेल के एस इलेक्ट्रॉन के बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का टेंडेंसी कम होने लगता है, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट +3 के बदले +1 भी शो होने लगता है। क्योंकि अगर एस का इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो इंडियम एक ही इलेक्ट्रॉन लूज कर पाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसका ऑक्सीडेशन बढ़ क्या होगा, +1 ही होगा। थैलियम के साथ भी सेम कहानी है। तो ऊपर से नीचे जब हम आते हैं तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का भी स्टेबिलिटी बढ़ने लगता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो हमारा ग्रुप 13 शो करता है वो +3 के अलावा +1 भी शो करता है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +3 के साथ साथ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। हालांकि हमारा बोरॉन, एल्युमिनियम +1 ऑक्सीडेशन शो नहीं करता है, यह तीनों लोग करता है। यह तीनों मीन्स हमारा बोरॉन, एल्युमिनियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली शो नहीं करता है। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 नॉर्मली शो नहीं करता है, बट गैलियम, इंडियम, थैलियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से शो करता है, राइट। दूसरी बात, इनर्ट पेयर इफेक्ट का इफेक्ट डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, इसलिए इनर्ट पेयर इफेक्ट का सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे थैलियम पे ऊपर होता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट थैलियम के पास होता है, और सब में थोड़ा थोड़ा कम होता है क्योंकि ऊपर डाउन द ग्रुप इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है और थैलियम के ऊपर सबसे ज्यादा होता है। यही वजह है कि थैलियम मैक्सिमम कंपाउंड वो फॉर्म करता है जहां पे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो, 1 हो। जैसे हमारा थैलियम, इस तरह का थैलियम ऑक्साइड ये भी इस तरह का ही फॉर्म करता है जहां पे ऑक्सीडेशन थैलियम में क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन 2 थैलियम, तो थैलियम के यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -2 है, +2 2 का +2 तो 1 का क्या होगा, +1 हो गया। इनर्ट पेयर इफेक्ट का इफेक्ट सबसे ज्यादा किस में होता है, थैलियम में होता है, लेकिन डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। ओके, इसके बाद अगला पॉइंट यह है जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हमारा जो बोरॉन है, बोरॉन कभी भी +3 आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, डजंट एग्जिस्ट इन +3 ionic form, doesn't exist in ionic form. Boron doesn't exist in +3 ionic form. Ionic form नहीं एग्जिस्ट करने के पीछे रीजन ये है कि बोरॉन के 3 ऑक्सीडेशन में, बोरॉन से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बोरॉन से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना पॉसिबल नहीं है, और बोरॉन कभी भी +3 आयनिक फॉर्म में
आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। यही वजह है कि बोरॉन ऑलमोस्ट कंपाउंड कोवेलेंट फॉर्म करता है। बोरॉन का सभी कंपाउंड कोवेलेंट होता है, बोरॉन +3 आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, अब इसके बाद अगला हमारा टॉपिक होगा, वो होगा बोरॉन के हैलाइड्स। बोरॉन के हैलाइड के साथ साथ सभी ग्रुप 13 एलिमेंट्स का हैलाइड, ग्रुप 13 एलिमेंट्स जितने भी हैं सब के सब हैलोजन से रिएक्शन करके ट्राई हैलाइड फॉर्म करते हैं, सब एक्सेप्ट थैलियम। थैलियम आयोडाइड फॉर्म नहीं होता है, बाद बाकी सभी हैलाइड फॉर्म होते हैं। यहाँ पे एक अगर बात करोगे तो बोरॉन से लेकर के थैलियम तक होगा, और हैलोजन की बात करोगे, एलिमेंट बोरॉन से लेकर थैलियम तक सब फॉर्म करते हैं। हैलोजन की बात करोगे तो यह फ्लोरीन से लेकर आयोडीन तक सब होगा एक्सेप्ट थैलियम ट्राइआयोडाइड, यह फॉर्म नहीं होता है, यह थैलियम ट्राइआयोडाइड फॉर्म नहीं होता, बाद बाकी सब कुछ फॉर्म होता है। हालांकि ये भी फॉर्म होता है, लेकिन किस तरह से फॉर्म होता है मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब यहां पे बोरॉन हमारा है, फ्लोरीन से रिएक्शन करके BF3 फॉर्म करता है, बोरॉन क्लोरीन से रिएक्शन करके BCl3 फॉर्म करता है, बोरॉन हमारा ब्रोमीन से रिएक्शन करके BBr3 फॉर्म करता है, बोरॉन हमारा I2 से रिएक्शन करके BI3 फॉर्म करता है। उसी तरीका से एल्युमिनियम भी हमारा AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3 ये सब फॉर्म करता है, राइट। इंडियम गैलियम सब फॉर्म करते हैं। थैलियम जो हमारा है, थैलियम भी फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ फॉर्म करता है। थैलियम भी, थैलियम फ्लोराइड फॉर्म करता है, क्लोराइड फॉर्म करता है, ब्रोमाइड फॉर्म करता है, लेकिन थैलियम आयोडाइड फॉर्म नहीं होता है। थैलियम ऐसे नॉर्मली हमारा थैलियम +3 के बदले +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट वजह से डाउन द ग्रुप, जब ग्रुप में हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं, जैसे बोरॉन है, एल्युमिनियम है, गैलियम, इंडियम, थैलियम, स्टेबिलिटी ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड decreases due to inert pair effect। क्योंकि आउटर मोस्ट एज सबसेल के इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करने का टेंडेंसी कम होने लगता है, और जस्ट इसका उल्टा इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला जो कंपाउंड है उनका स्टेबिलिटी बढ़ता है। स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कंपाउंड इंक्रीजेस, राइट। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग यहां फैक्ट मैं बताना चाहूंगा। आप देखोगे तो कई बार क्वेश्चन लिखा रहेगा थैलियम आयोडाइड भी फॉर्म होता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि यहां पे थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 नहीं रहता है, तो फिर क्या रहता है जी? थैलियम आयोडाइड में थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहता है। ये कैसे? तो एक्चुअल में थैलियम आयोडाइड इस तरह से रहता है, थैलियम I3 मींस एक्चुअल में हमारा रहता है थैलियम प्लस और I3 माइनस, थैलियम प्लस और I3 माइनस के बीच बॉन्ड रहता है। I3 माइनस पे नेगेटिव, थैलियम पे 1 पॉजिटिव हो गया। अब I3 माइनस कैसे फॉर्म होता है? तो I3 माइनस फॉर्म होता है एक्चुअल में हमारा I2 और I माइनस के बॉन्ड फॉर्म करने से। I2 और I माइनस के मिलने से क्या बनता है? I3 माइनस बनता है, और ये I3 माइनस थैलियम से बॉन्ड फॉर्म करके थैलियम आयोडाइड फॉर्म करता है। थैलियम इस ट्राई आयोडाइड इसको नहीं बोलेंगे, यहाँ पे थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह, इसको आपको याद रखना होगा, राइट। तो ये हमारे थैलियम आयोडाइड में थैलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है।